हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो आप लोगों का बहुत ज्यादा डिमांड था आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों के लिए कि सर प्रोजेक्ट परख के लिए इकोनॉमिक्स का जो मॉडल पेपर आया है उसको भी हम लोगों को जल्दी से सोल्व करवा दीजिए, क्योंकि इंग्लिश में तो आपने बहुत ही शानदार तरीके से 100 में 100% चीजों को कवर करवा दिया है। इकोनॉमिक्स में बस कुछ कुछ बचा है, उसको भी करवा दीजिए। तो लो भाई, आप लोगों का बहुत ज्यादा डिमांड था, तो हम आप लोगों के लिए क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट परख का हम आप लोगों को मॉडल पेपर सोल्व करवा रहे, जिसमें हम लोग आज मॉडल पेपर सेट 1 को सोल्व करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों में हम एक्सप्लेन कर देंगे। हालांकि क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हिंदी में दिया है, लेकिन इंग्लिश वालों को भी हम क्वेश्चन एक्सप्लेन करते चलेंगे, ताकि इंग्लिश वालों को भी कोई भी दिक्कत ना हो और उनको ऐसा नहीं लगे कि सर हम लोग के साथ तो सर धोखा हुआ, सर हम लोगों को तो सर इंग्लिश में बताया ही नहीं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में हम आप लोगों को बताएंगे। बस आप लोगों को वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 सारा ही सेट का वीडियो में हम आप लोगों को एक एक करके सेपरेटली करवा देंगे। साथ ही साथ आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट तक वीडियो को बहुत ज्यादा पहुंचा दो, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके और पढ़ सके, क्योंकि आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों को इसको पढ़ना है। और साथ ही साथ हम लोगों का 50,000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया है, तो इसके लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, आप सभी लोगों का धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाते रहो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ताकि हमारा परिवार 50,000 सब्सक्राइबर से 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए और हम आप लोगों को एक धांसू और एक बड़ा पार्टी आप लोगों को हम दे सके। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, और हम लोग आते हैं डायरेक्ट हम लोगों का सेट 1 का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो ये देखो आ गए। ठीक है, सेट 1 हो गया, अर्थशास्त्र लिखा गया है। अब देखो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे, क्योंकि क्या क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये तो पता है ना, तो इस समय टाइम पास क्या करेंगे। अब देखो एक एक करके क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके क्वेश्चन करते जाना। इसका पीडीएफ चाहिए तो राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, वहां पे पीडीएफ दे दिए हैं, डाउनलोड कर लेना। देखो बोल रहा है, पहला क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है माइक्रो, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन से शब्द से उदय हुआ है। यानी ये बोल रहा है माइक्रो which mean micro, which mean small, this word is derived from which language। यानी माइक्रो शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है, माइक्रो शब्द कौन से लैंग्वेज से आया है। तो माइक्रो शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द से आया है। ठीक है, ये तो पता है। क्वेश्चन नंबर 2, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। अकॉर्डिंग टू whom इकोनॉमी इज अ वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन। यानी वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन, विकास संबंधी मानव कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दिया था। वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन, विकास संबंधी परिभाषा किसने दिया था। तो ये हम लोगों का मार्शल ने दिया था। एडम स्मिथ ने क्या दिया था। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, और एडम स्मिथ जो है उन्होंने डेफिनेशन दिया था, अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। इकोनॉमी इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दिया था, लेकिन ये हम लोग को वेल्थ रिलेटेड तो नहीं पूछ रहा है, तो मानव कल्याण मार्शल। ठीक है, वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन मार्शल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र को वर्गीकृत किया जा सकता है। इकोनॉमिक कैन बी डिवाइडेड इनटू, पूंजीवादी रूप में यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में यानी समाजवादी रूप में यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स में, मिश्रित में यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमिक्स में, या सभी में। तो हम सबको पता है ना, सभी में अर्थशास्त्र को पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स तीनों कहा जाता है। और भारत का जो अर्थशास्त्र है ये एक मिश्रित अर्थशास्त्र है, यानी इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। क्वेश्चन नंबर 4, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कंज्यूमर्स बिहेवियर स्टडीड अंडर। कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में यानी उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में किसमें पढ़ा जाता है। तो कंज्यूमर यानी एक व्यक्ति, उपभोक्ता यानी एक व्यक्ति, तो एक पर्सन के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में सूक्ष्म यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसी तरीके से हम इंग्लिश वालों को भी एक्सप्लेन कर देंगे, आप लोग को घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, समसीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे। हु इज या हु प्रोपाउंडेड लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का क्वेश्चन। अच्छा, आप लोगों को याद हो या ना हो, हम आप लोगों को बता देते हैं कि जो एच क्वेश्चन थे उन्होंने 2 नियमों के बारे में बताया था। क्वेश्चन का जो पहला नियम था वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था, और दूसरा जो क्वेश्चन का नियम था वो था सम सीमांत उपयोगिता का नियम यानी कि लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी।
तो अगर आपको क्वेश्चन में कभी ये पूछ दे कि क्वेश्चन का पहला नियम क्या था, तो बोल देना सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, यानी लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और अगर पूछे क्वेश्चन का दूसरा नियम क्या था, तो बोलना क्वेश्चन का दूसरा नियम था सम सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोगों को क्या बोल रहा है, उपयोगिता की माप की जा सकती है, यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ। तो उपयोगिता को मापा जा सकता है मुद्रा में, यानी यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। अब देखो उपयोगिता को मापने का दो सिद्धांत होता है। एक होता है हम लोगों का गणनवाचक सिद्धांत, यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट, जो हम लोगों का मार्शल ने दिया था, और दूसरा होता है क्रमवाचक सिद्धांत, यानी कि ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट, जो हिक्स और एलर ने दिया था। इसको याद रखना, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता होती है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव देन द टोटल यूटिलिटी इज। तो हम सबको पता है ना, इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनता है। हम लगभग आप लोगों को कई बार ये क्वेश्चन हम आप लोगों को ग्राफ वाला करवाए हैं, एकदम दिमाग में आप लोग का घुस गया होगा। ये होता है टोटल यूटिलिटी, ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब सीमांत उपयोगिता यहां से ऋणात्मक होता है तो कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी भी घटना स्टार्ट कर देता है, घटती दर से, सॉरी, घटना स्टार्ट कर देती है, यानी कि घटने लगती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग में होगी। इफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉफी देन द डिमांड ऑफ टी विल बी। जैसे ही कॉफी यानी कॉफी का दाम कम हो, ज्यादा हो जाएगा, तो देखो कॉफी और चाय दोनों एक दूसरे के स्थानापन्न वस्तु हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ऐसा गुड्स जो एक दूसरे के बदले यूज में लाया जाएगा। अब मान लो कि अगर कॉफी का दाम बढ़ रहा है तो लोग तो कॉफी नहीं पिएगा, कॉफी के बदले चाय पिएगा। तो जब कॉफी का दाम बढ़ा तो चाय का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग कॉफी पीना कम कर देगा, कॉफी छोड़ करके चाय पिएगा, तो चाय का डिमांड यानी टी का डिमांड जो है वो बढ़ने लगेगा। आगे बोल रहा है किस प्रकार की वस्तु में मांग बेरोजगार होती है। इन विच टाइप्स ऑफ कमोडिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल इन इलास्टिक। मतलब किसी तरीके का कोई भी इलास्टिसिटी नहीं पाया जाता है। तो जीवन रक्षक वस्तुएं यानी कि लाइफ सेवर्स गुड्स, जो भी इंपॉर्टेंट वस्तु है, रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे बोल रहा है मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्न में से कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। यहां से कौन कौन सा ऐसा चीज है जो डिमांड को इफेक्ट करेगा, मांग को परिवर्तन करेगा, जिससे या तो मांग बढ़ जाएगा या मांग घट जाएगा। तो कीमत यानी कि प्राइस, बिल्कुल ये इफेक्ट करेगा। आय में परिवर्तन, चेंज इन इनकम, ये भी करेगा। उपभोक्ता की रुचि, कंज्यूमर्स बिहेवियर और कंज्यूमर इंटरेस्ट, ये भी इफेक्ट करेगा। तो इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11 कृषि में मुख्यतः लागू होता है। इन एग्रीकल्चर बेसिकली इंप्लाइज। एग्रीकल्चर में बेसिकली लागू होता है उत्पत्ति ह्रास नियम, यानी प्रोडक्शन डिमिनिशिंग मेथड लागू होता है। यहां से हम लोगों को राइट क्वेश्चन का फॉर्मूला, राइट आंसर पूछ रहा है, तो राइट आंसर हम लोगों का होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टीवीसी इज इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कुल परिवर्तनशील लागत बराबर कुल लागत माइनस कुल स्थिर लागत। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 किस बाजार में एआर वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है। इन विच मार्केट एवरेज रेवेन्यू कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। एआर बराबर एमआर, तो हमको पता है एआर बराबर एमआर जो होता है वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पाया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ये चीज पाया जाता है। ठीक है, आगे एकाधिकार की विशेषता है, फीचर्स ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली। चलो देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। फार्मों या विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है। देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ इंडस्ट्री और फार्म्स। नहीं भाई, ये तो गलत बात है ना, एकाधिकार में सिर्फ एक विक्रेता होगा। फार्मों के स्वतंत्र प्रवेश या छोड़ना, यानी कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फार्म, नहीं, ना तो इस बाजार में नए फार्म का एंट्री मिलता है और ना ही पुराने फार्म को एग्जिट मिलता है। यहाँ एक विक्रेता या अधिक क्रेता होते हैं। हाँ ये सही है, ओनली वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। सही बात है, सिर्फ एक सेलर होता है यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 किस बाजार में एआर बराबर एमआर होता है। ये तो अभी समझाएं, किस बाजार में एआर बराबर एमआर होता है। तो किस बाजार में एआर बराबर एमआर होता है, तो ये हम लोगों का पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ये चीज पाया जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 16 पे बोल रहा है फार्म के संतुलन की प्रथम शर्त है। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फार्म? तो कोई भी फार्म का संतुलन का पहला शर्त होता है एमसी बराबर एमआर, यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो, ये पहला शर्त है। और दूसरा शर्त होता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से काटे, ये संतुलन का दूसरा शर्त है। और तीसरा शर्त होता है ब्रेक इवन पॉइंट, यानी सम विच्छेद बिंदु। ये 3 कंडीशन होता है किसी भी फार्म के संतुलन का। कल जो हम आप लोगों को लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन 3-3 नंबर वाला पढ़ा रहे थे, वहां पे हम आप लोगों को ड्राइंग के साथ उस क्वेश्चन को करवाए थे। तो अगर आप 3-3 नंबर का क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो तो जरूर करना। 3-3 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसके ऊपर 5 वीडियो अपलोडेड है, उतना कर लोगे तो वहीं से सारा क्वेश्चन पूछेगा। 5-5 नंबर के लिए भी वीडियो करा रहे हैं, 5-5 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लाएंगे, वो 5 वीडियो होगा। उतना कर लेने से पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का 5-5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको कुछ भी देखने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 नंबर। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ बुक नेम्ड द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जे.एम. किन्स, और उन्होंने ये पुस्तक को 1936 में लिखा था। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? हु इकोनॉमिस्ट फर्स्ट यूज्ड माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक वर्ड इन द टर्म ऑफ इकोनॉमी? तो हमको पता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में रेगनर फ्रिस ने बांटा था। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर होता है इसका एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 19-20 नंबर। शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कुल घरेलू उत्पाद यानी टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हमेशा कम होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि किसी भी चीज का नेट जो होता है वो टोटल से कम होता है। जैसे ऐसे समझो कि सपोज कर लो कि सपोज कर लो कि हम टोटल 10,000 कमाए हैं, टोटल 10,000 कमाए, वहां से हम 2,000 खर्चा कर दिए, तो बताओ मेरे पास नेट कितना बचा? तो आप बोलोगे सर 10,000 आप कमाए थे, 2,000 खर्चा कर दिए तो घटा दिए, घटाने के बाद सर 8,000 बचाए, तो 8,000 आपका नेट इनकम है। तो वही होता है कि जो नेट होता है वो टोटल से हमेशा कम होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है आपके बैंक खाते में 15 अप्रैल 2024 को 25,000 रुपया है, यह रकम किस प्रकार की संकल्पना का उदाहरण है? यानी 15 अप्रैल 2024 को 25,000 मेरे अकाउंट में जमा है, तो वो एक तरीके का स्टॉक है। क्या है? एक स्टॉक। लेकिन जब हम उन पैसों का लेन देन करेंगे तब वो प्रवाह होगा, और जब तक वो रखाया है तब तक स्टॉक है मेरे लिए। क्वेश्चन नंबर 22, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह परिभाषा किसने कहा? यानी कि किसने कहा था मनी इज व्हाट मनी डज? मनी इज व्हाट मनी डज, ये किसने कहा था? तो ये कहा था हार्टले विदर्स ने कहा था कि मनी इज व्हाट मनी डज। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, एटीएम का पूरा नाम तो हम सबको पता है, एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक टेलर मशीन। 24 नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इंडिया में आरबीआई, ये जो आरबीआई जो है इसका स्थापना हुआ था 1935 को। ठीक है, 1935 को। आगे, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? हु पब्लिश 1 रुपी नोट इन इंडिया? तो इंडिया में देखो नोट छापने का काम तो आरबीआई कर देगा, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट आरबीआई छाप दिया, लेकिन 1 रुपया का जो नोट होगा उसको छापने का काम कौन करेगा? तो ये करता है भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये करता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू? तो राइट आंसर है हम लोगों का एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, ये राइट इसका मतलब ऑप्शन है ये। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? यानी फाइनेंशियल ईयर इंडिया में कब से कब तक चलता है? तो ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? हु इज इंक्लूडेड इन डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है? तो उपहार कर यानी गिफ्ट टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है, आयकर भी, इनकम टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स होता है, बिक्री कर यानी सेल टैक्स ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो ए और बी दोनों सही है, तो राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपहार कर और आयकर दोनों। ठीक है, ये दोनों गिफ्ट टैक्स और इनकम टैक्स दोनों। ठीक है, आगे
ये हो गया ना यहाँ तक। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर पे बोल रहा है भुगतान संतुलन के अंतर्गत आती है बैलेंस ऑफ, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आता है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दृश्य मद, अदृश्य मद, यानी विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम दोनों आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्यापार संतुलन के अंतर्गत आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आता है? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक देश दूसरे देश के साथ जो आयात निर्यात किया है उसको शामिल किया जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका भी राइट आंसर डी होगा। ठीक है, हो गया सारा का सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लिए। अब हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में। तो ये देखो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पहला 2-2 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन मिला है। 8 गो है क्वेश्चन ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो क्वेश्चन मिला है 2-2 नंबर का, जिसमें से हम लोगों को 6 क्वेश्चन बनाना है 2-2 नंबर का, यानी 12 नंबर क्वेश्चन हमको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर हम आप लोगों को 2 चीज बोलेंगे। ये जितना भी क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी पढ़ाई कर रखा है तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ो और अपने हिसाब से आप इसका आंसर लिखोगे। लिखने का, आंसर लिखने का प्रैक्टिस जरूर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव तो सारा स्टूडेंट कर लेते हो और एग्जाम में क्या बोलते हो कि सब्जेक्टिव में दिक्कत हो रहा है। सब्जेक्टिव में दिक्कत होगा ही ना बच्चा, क्योंकि आपने सिर्फ ऑब्जेक्टिव का ही तैयारी किया। सब्जेक्टिव में तो ये सोचे कि अरे यार एग्जाम में तो कुछ भी लिख लेंगे, छोड़ दो। अब कुछ भी लिख देंगे छोड़ दो का चक्कर में आपने लिखने का प्रैक्टिस ही नहीं किया, तो एग्जाम में समय कम होगा। एकदम एग्जाम में एग्जामिनर कॉपी चेक छीन रहा है और आप बोल रहे सर 5 मिनट, सर 10 मिनट, सर 15 मिनट, सर प्लीज, सर प्लीज, मेरा तो कॉपी छीना गया। वो चीज नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप प्रैक्टिस करो। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप उन सारे सब्जेक्ट्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिखने का प्रैक्टिस जरूर करो। चाहे आप पिछले साल का कोई मॉडल पेपर का प्रैक्टिस कर लो 1-2 बार, या तो फिर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो, या ये जो परख है इसको कर लो, या जो हम जो दिए हैं वो कर लो, लेकिन करो करो कम से कम सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस, ताकि जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको वो चीज हो। हम अपने ट्यूशंस में हर सब्जेक्ट्स का लगभग 5 से 6 बार टेस्ट लिए, ऑब्जेक्टिव का भी सब्जेक्टिव का भी 3-3 घंटा बैठ के स्टूडेंट लोगों से टेस्ट दिलवाएं। थ्योरेटिकल का भी, न्यूमेरिकल का भी, ऑब्जेक्टिव का भी, सब्जेक्टिव का भी, सबका 3-3 घंटा का टेस्ट बैठा बैठा के लिए सबसे, इसलिए ताकि वो लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहे। ऐसा ना हो कि एग्जाम में जाकर के 3 घंटा कब बीता पता ही नहीं चला। इसलिए आपको सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना है। तो हम ये बोल रहे थे कि इन सब का आंसर जो आप पढ़े हो या तो फिर वो लिखो, अगर नहीं लिखना है तो नीचे इन सभी का आंसर दिया है आप उसको भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग चलो आप एक एक करके सारा क्वेश्चन को करते हैं। जो क्वेश्चन हम लोग यहां से आंसर लिखेंगे उसका आंसर यही लिखेंगे, बाकी का आंसर हम नीचे दिखाएंगे। तो देखो क्या बोल रहा है, इंग्लिश में भी सुन लो क्वेश्चन। अर्थशास्त्र की किन्हीं 2 केंद्रीय समस्याओं को लिखो। एक्सप्लेन एनी टू, एक्सप्लेन एनी टू प्रॉब्लम्स ऑफ, एक्सप्लेन एनी 2 प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स, या एक्सप्लेन एनी 2 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। तो भाई हमको पता है ना कि अर्थशास्त्र का तो 3 समस्या होता है। सबसे पहला समस्या होता है क्या उत्पादन करे, क्या उत्पादन करे यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा होता है कैसे उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरा होता है किसके लिए उत्पादन करे, किसके लिए उत्पादन करे, किसके लिए उत्पादन करे, फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये 3 समस्या होता है, जिसमें से हम लोग को 2 समस्या लिखने बोला था। तो इनमें से क्या उत्पादन करे, व्हाट टू प्रोड्यूस, और कैसे उत्पादन करे, हाउ टू प्रोड्यूस होगा। आप आंसर में लिखना अर्थशास्त्र की निम्नलिखित 2 केंद्रीय समस्याएं होती है। पहला क्या उत्पादन करे, दूसरा कैसे उत्पादन करे। इस तरीके से आपको आंसर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32, सीमांत उपयोगिता को स्पष्ट करें। सीमांत उपयोगिता क्या होता है? तो किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी कि इफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम ड्यू टू ईच द टोटल यूटिलिटी विल चेंज देन इट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला लिख देना। तो बताओ सीमांत उपयोगिता का क्या फॉर्मूला होता है? तो हमको पता है ना, सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। हो गया। कीमत रेखा क्या होता है? तो कीमत रेखा का मतलब होता है, कीमत रेखा बेसिकली किसी भी उपभोक्ता की आय और उनको व्यय करने की क्षमता के बीच संबंध को बताता है कि उसके पास कितना पैसा है और वो उन पैसे को किन किन चीजों में खर्च करेगा।
ये होता है हम लोगों का कीमत रेखा। क्लियर है? इसके बाद बोल रहा है काला बाजारी क्या है? काला बाजारी का मतलब क्या होता है ना कि किसी भी चीज में मेल मिलावट करना, धोखा देना, कस्टमर्स को धोखा देना। जैसे मान लो काला बाजारी मतलब क्या हुआ? जैसे सरसों का तेल में कुछ और तेल डाल के उसका मिलावट कर दिए, दाल में मान लो येलो लकड़ी डाल दिए, कंकड़ डाल दिए, चावल में मान लो सफेद सफेद कंकड़ डाल दिए। तो इसी सब चीजों को बोला जाता है मिलावट करना। ठीक है, यही होता है हम लोगों का काला बाजारी। ये तो अपने शब्दों में आप लिख देना, बहुत ईजी है। इसके बाद ह्रास, मूल्य ह्रास से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? मूल्य ह्रास का मतलब हम आप लोगों को कल 3 नंबर का क्वेश्चन में इसको करवाए थे हम और बोले थे ये पूछेगा। 3 नंबर में तो नहीं दिया, देखो 2 नंबर में दे दिया। मूल्य ह्रास का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। जब कभी भी किसी भी फिक्स एसेट को हम लोग यूज करते हैं तो धीरे-धीरे वो एसेट घिसता है। घिसने के कारण वो धीरे-धीरे कम हो जाता है। जैसे कैसे समझाएं? चप्पल, जब देखते हैं ना, जब कभी भी हम लोग नया चप्पल खरीदते हैं, एकदम नया चप्पल रहेगा, नीचे उसका सोल एकदम मोटा, एकदम सॉलिड रहेगा। और जब चप्पल को पहन के हम लोग यूज करते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पूरा चप्पल को पहन के चलेंगे, तो जमीन में चलते-चलते वो चप्पल घिसता है। घिसते, 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 घिसते वो चप्पल धीरे-धीरे पतला हो जाता है। ठीक है? तो इसी को बोला जाता है डेप्रिसिएशन, कि जब कभी भी किसी भी संपत्ति को, किसी भी एसेट को यूज करते हैं, तो यूज करने के दौरान वो घिसता है। घिसते-घिसते उसका दाम कम होने लगता है। इसी को डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास बोला जाता है। और ये सभी एसेट पे होता है। जैसे आप साइकिल खरीदो, साइकिल यूज करो, देखो धीरे-धीरे घिसेगा। मोबाइल, ये मान लो मोबाइल फ़ोन हम 20,000 में खरीदे थे। आज अगर हम इस मोबाइल फ़ोन को बेचेंगे तो क्या कोई हमसे 20,000 में लेगा मोबाइल फ़ोन? नहीं लेगा, क्योंकि यूज करते-करते मोबाइल घिस गया, डिप्रिसिएशन इस पे अब कटेगा। साइकिल आप खरीदो, आज साइकिल खरीदो, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना यूज़ करने के बाद साइकिल को बेचो, तो साइकिल से उतना दाम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन कट गया है, ठीक? बैंक दर किसे कहते हैं? ये भी हम आप लोगों को आज का ही चैप्टर में करवाए थे, आज ही 3 नंबर का क्वेश्चन में कराए थे। बैंक दर किसे कहते हैं? व्हाट इज़ बैंक रेट? तो बैंक रेट का मतलब हम आपको सिंपल बता दे रहे हैं, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक अपने देश के व्यापारिक बैंकों को, यानी किसी भी देश का सेंट्रल बैंक अपने देश के कमर्शियल बैंकों को जिस रेट पे इंटरेस्ट, जिस रेट पे लोन देता है, उसे ही कहा जाता है बैंक दर। जैसे नॉर्मल बात बता दे रहे हैं, ये है आरबीआई, हमारे देश का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। और इसके बाद हमारे देश में बाकी जितने भी बैंक हैं, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या तो फिर बैंक ऑफ इंडिया, या तो फिर मान लो पंजाब नेशनल बैंक, या तो फिर मान लो हम लोगों का आईडीबीआई बैंक, या सपोज कर लो एचडीएफसी बैंक, या सपोज कर लो केनारा बैंक। ये जितने भी बैंक्स हैं, इन बैंकों को जिस दर पे आरबीआई लोन देगा कि भाई देखो हम तुमको इतना लोन दे रहे हैं और उस लोन का इतना परसेंटेज काटेंगे तुमसे। तो जब केंद्रीय बैंक अपने देश के व्यापारिक बैंकों को, यानी कि जब सेंट्रल बैंक अपने देश के कमर्शियल बैंक्स को जिस दर पे, यानी जिस रेट पे लोन देता है कि हम इतना परसेंट इंटरेस्ट तुम लोग से काटेंगे और लो तुम पैसा लो, तो उसी दर को हम लोग बोलते हैं क्या? बैंक दर, यानी कि बैंक रेट। आया समझ में? ठीक है, आगे सीमांत बचत की प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। सीमांत बचत प्रवृत्ति बेसिकली किसी भी उपभोक्ता की आय और उसके निवेश के बीच संबंध को बताता है कि कोई भी उपभोक्ता कितना पैसा कमाया है और वो पैसे को किन किन चीजों में वो खर्च किया है, इसके बीच संबंध को बताता है सीमांत बचत प्रवृत्ति। इसके बाद प्रगतिशील कर क्या है? प्रगतिशील का मतलब होता है कि समय के हिसाब से आपका जो टैक्स है बढ़ते जाएगा। याद करो, बजट वाला टॉपिक याद करो। बजट में हम आप लोगों को टैक्स यानी कि कर पढ़ाए थे, उसमें कर के प्रकार पढ़ाए थे, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रगतिशील कर, प्रगतिशील कर। याद करो, कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत भी? प्रगतिशील कर जो आपके पैसे बढ़ने के साथ बढ़ते जाएगा। अगर आपका पैसा बढ़ते जाएगा तो टैक्स का रेट भी बढ़ते जाएगा, और अगर आपका पैसा कम होते जाएगा तो आपका टैक्स का रेट भी कम होते जाएगा। तो ऐसे कर को ही बोला जाता है प्रगतिशील कर। ज्यादा कमाओ ज्यादा टैक्स लगेगा, कम कमाओ कम टैक्स लगेगा, तो यही होता है प्रगतिशील कर। तो हम आप लोगों को सारा क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन फिर भी अगर आपको इन सब का आंसर देखना है 31 से लेके 38, तो हम आप लोगों को इसका आंसर दिखा रहे हैं, लेकिन हम जो समझाएं आंसर वही होगा। ये रहा हम लोगों का 31। 1 मिनट ऊपर हो गया ज्यादा ना। कहाँ भाई? अरे उधर से तो हट गया, रुक जा, हाँ 1 मिनट रुक जा, नहीं तो ये पता ही नहीं चलेगा कौन किसका। एक एक सेकंड रुक जा। हाँ देख, ये हम लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर, ये 33 का आंसर, ये 34 का आंसर, ये हो गया 35 का आंसर। नीचे और दिख रहा है, ये हो गया हम लोगों का 36 का आंसर। ठीक, तो अगर आपको करना है तो आप आंसर यहां से भी कर सकते हो। 38 तक हुआ, 35 तक हुआ था ना, ये हम लोगों का हो गया
36 का आंसर, 37, 38 और 39। देखो क्या बताए थे? ओह! 39 क्वेश्चन तो जी छोड़ दिए गलती से। देखो बैंक दर के लिए बोले थे ना कि बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। एक क्वेश्चन छूट गया जी। आपका ये 39 नंबर क्वेश्चन छूट गया ना, 2-2 नंबर का और भी क्वेश्चन है ना? कि नहीं है? अच्छा 38 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आता है 3-3 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो थोड़ा-सा हम इसको ज़ूम कर ले थोड़ा-सा ताकि आप लोगों को अच्छा से दिखा सके। देखो 30 अब देखो 39 से लेकर के 46 तक यहाँ भी 8 क्वेश्चन देगा। लेकिन 8 क्वेश्चन नहीं बनाना है, 6 क्वेश्चन बनाना है 3-3 नंबर का, यानी कि 18 नंबर हम लोगों को मिलेगा आप लोगों का पार्ट बी से, और जिसका आंसर लगभग 150 वर्ड में देना है। देखो और अच्छा है, ये 3 नंबर के लिए लगभग 150 वर्ड में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं? तो बताओ ना बच्चा, उत्पादन संभावना वक्र यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? उत्पादन संभावना वक्र यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी क्या होता है? उत्पादन संभावना वक्र किसी उत्पादक द्वारा उत्पादन की अलग-अलग संभावनाओं को बताता है। जब कोई उपभोक्ता अपनी सीमित आय या अपनी सीमित साधनों से 2 अलग-अलग प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो जैसे-जैसे एक वस्तु का उत्पादन बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे दूसरे वस्तु के उत्पादन में कमी आने लगती है। इसे ही उत्पादन संभावना कहा जाता है, और इसे ही जिस वक्र की सहायता से दर्शाया जाता है, उसे ही उत्पादन संभावना वक्र यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम बहुत अच्छा से आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 में माइक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ाए थे, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपका इस तरीके से बनता है। इस तरीके से बनता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी ये मूल बिंदु की ओर उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो उन्नतोत्तर होता है, यानी कि कॉनकैव होता है। हम बताए थे इस चीज को, ठीक है। अगर इसका आंसर देखना है तो हम अभी इसका आंसर नीचे दिखाएंगे, ठीक। देखो हो गया, उत्पादन संभावना वक्र से क्या समझते हैं? 39 नंबर ना। देखो इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा हम लोगों का 39 नंबर। देखो दिख रहा है, ये ग्राफ को सीधा बनाया, हम लोग को ग्राफ सीधा नहीं, हम लोग को ग्राफ ऐसे बनाना है। उत्पादन संभावना वक्र वह रेखा है जो दो वस्तुओं के विभिन्न वैकल्पिक उत्पादन की संभावनाओं अथवा संयोगों को दर्शाता है, जिसे दिए हुए साधनों तथा उत्पादन की तकनीकों द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। अगर आपको ये इसका लैंग्वेज याद हो जाएगा तो याद करो, नहीं है तो हम जो समझा रहे हैं वो याद रख लो। जैसे जैसे एक वस्तु का उत्पादन देखो घटते जाएगा, वैसे वैसे दूसरे वस्तु का उत्पादन देखो बढ़ता जाएगा। इसे ही उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं, ठीक है। 39 नंबर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है। बोला गया है मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। अब बताओ भाई, लॉ ऑफ डिमांड पूछ रहा है। अगर आप लोग मेरा वन शॉट वीडियो देखे होंगे तो भाई ये सब तो आप लोगों को एकदम हलवा लग रहा होगा कि अरे यार कमाल का बात है, सर जी जो जो चीज बताए थे, सर जी जो जो पढ़ाए थे, डिट्टो वही चीज आ रहा है, वाह कमाल का बात है। मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत और उसके मांग के बीच ऋणात्मक संबंध को बताता है। अन्य बातें समान रहने पे जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, जब उस वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। इसी को मांग का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड शो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड। If other things being equal and the price of the commodity increases, then demand will be decreases, and the price of the commodity in decreases, then demand will be increases. It is called law of demand. जो किसी भी वस्तु का कीमत यानी कि किसी भी वस्तु का प्राइस और उसके मांग यानी इसका क्वांटिटी ऑफ डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन बताएगा। कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा, कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा। इसी चीज को हम लोग मांग का नियम बोलते हैं। आया समझ में? अब अगर इसको हम लोग ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे इस चीज को, अगर मन करे कि नहीं सर ग्राफ दिखा दो, तो लो ना दिखा देते हैं ग्राफ। इस तरीके से मांग का नियम का मेरा ग्राफ बनेगा, इस तरीके से बनेगा ग्राफ। क्लियर है? देखो यहाँ पे मेरा कीमत घट रहा है तो मेरा मांग बढ़ते जाएगा। आया समझ में? इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। अगर आपको फिर भी इसका आंसर देखने मन करेगा 40 का कि नहीं सर प्लीज सर दिखा दो ना आंसर, तो ये रहा हम लोगों का मांग का नियम का आंसर। देखो क्या बोला, मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में कमी होने से उसकी मांग बढ़ जाती है एवं वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी मांग घट जाती है। यही चीज तो हम अभी ऊपर में आप लोगों को समझाए थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। हम जो वन शॉट वीडियो कराए थे, अगर वो कर लोगे ना बेटा तो बहुत अच्छा है। अगर
टाइम नहीं है और आलसी हो रहे, बहुत ज़्यादा आलसी हो रहे, विचित्र आलसी हो रहे। तब मत देखना, अभी जो करवा रहे कम से कम वो कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है? ये क्वेश्चन हम कल ही आप लोगों को करवाए थे और उस समय भी स्टार लगाए थे और बोले थे कि बेटा करना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो पूछ दिया। अल्पकाल में अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का होता है। इसका कारण है कि शुरू में उत्पादन आपका जैसे जैसे घटता है तो जो लागत है, उत्पादन जैसे जैसे बढ़ता है तो लागत घटने लगता है, फिर स्थिर रहता है, फिर उत्पादन बढ़ने के साथ साथ लागत भी मतलब लागत जो है शुरू में घटेगा, फिर स्थिर रहेगा, फिर बढ़ेगा। इसलिए अल्पकाल में जो सीमांत लागत वक्र होता है वो हम लोगों का, यानी कि अल्पकाल में शॉर्ट पीरियड में जो मार्जिनल कर्व होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है, वो यू आकार का हो जाता है, मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल प्रोडक्ट ऊपर होता है, उल्टा होगा, उल्टे यू आकार का होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, यही चीज होता है। यही चीज को देखो यहाँ पे आंसर देखना चाहोगे तो 41 का आंसर नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। ये रहा, ये देखो सेम समझाया, आया समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 41 था ना, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत रेखा की क्या प्रकृति होती है? लो भाई, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत रेखा की क्या प्रकृति होती है? अरे बाबा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस लाइन पूछ रहा है। ये तो भाई कल का वीडियो में बताए थे, उस समय भी चिल्ला चिल्ला के बोले कि देखो ये क्वेश्चन पूछेगा। 3-3 मार्क्स का जो क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, उसको करवाओ, करो करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते सुनते सुनते याद हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत वक्र इस तरीके का होता है। ये हम लोगों का होता है फॉर्म, ये मांग और पूर्ति के द्वारा यहाँ पे कीमत तय कर दिया। यही जो यहाँ पे कीमत को तय किया है, इसी कीमत को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के आपका बराबर होता है। तो इस तरीके से मेरा जो है वो लाइन यहाँ पे बनता है। ग्राफ को याद रखना, ये ग्राफ हम कई बार, हमको लगता है ना 100 बार से भी ज्यादा ये ग्राफ हम बनाए हैं आप लोग के लिए। ठीक है, देखो यही ग्राफ को देखो यहाँ पे, वो नीचे क्वेश्चन नंबर 42 था ना, देखो क्वेश्चन नंबर 42 में देखना, यहाँ पे वही ग्राफ को बताया गया है। ये रहा, टेड़ेंग 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 टेड़ेंग, ये देखो ये उत्पादक है, ये देखो ये फार्म है, देख रहा है, देख रहे हैं, यही चीज तो हम अभी बनाए थे वहां पे। ठीक है, चलो ये 42 नंबर था। ठीक है, चलो आते हैं आगे 43 नंबर पे। 43 नंबर पे देखो, 43 नंबर पे क्या बोला गया है? पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत रेखा, ये तो हो गया ना 43। राष्ट्रीय आय लेखा से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को बताइए। यानी ये बोल रहा है कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना चाहिए या नहीं। अगर कैलकुलेट करना चाहिए तो इसका इंपॉर्टेंस बताओ। तो पहली बात तो भाई हाँ, राष्ट्रीय आय की गणना होनी चाहिए, क्योंकि अगर राष्ट्रीय आय की गणना नहीं होगी तो भाई पता कैसे चलेगा कि वो देश आर्थिक रूप से कितना मजबूत है, या उस देश में आर्थिक विकास हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या उस देश का प्रति व्यक्ति आय कितना है, उत्पादन स्तर क्या है, वो देश आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है। इसके लिए भाई राष्ट्रीय आय की गणना तो करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिख देना हाँ भाई इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके महत्व को पॉइंट में आप यहाँ पे लिख सकते हो, हम अभी नीचे पॉइंट दिखा देंगे। इसके बाद केंद्रीय बैंक तथा वाणिज्यिक बैंक में अंतर। अब बताओ, केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक में अंतर, ये तो आज का सुबह का वीडियो में बताए थे ना क्वेश्चन, कल का भी क्वेश्चन में बताए थे, और हम आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाते समय सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक पढ़ाते समय में भी बोले थे, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो हम जो है केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक में अंतर, तो भाई यानी सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में अंतर, तो हमको पता है अंतर आप लोगों को जब भी बोलेगा, अंतर जब भी बोले हमेशा आप टेबल में अंतर को दिखाओगे। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल इस तरीके से क्रम संख्या, यहां लिखना केंद्रीय बैंक और यहां लिखना आप वाणिज्यिक बैंक, उसके बाद अंतर, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम अंतर का आप 3 पॉइंट कम से कम दिखाओगे। 1 2 3, 3 पॉइंट में आप आंसर दिखाओगे। ठीक है, हम कई बार ये अंतर आप लोगों को समझाए हैं, आशा करते हैं कि आप लोग उस वीडियो को देखे हैं और इन सबको समझे हैं। अगर हम सिंपल बोल रहे हैं, अगर आपको 3 नंबर का जितना भी क्वेश्चन यहाँ पूछा है, या 3 नंबर का क्वेश्चन जितने भी सेट्स में पूछे हैं, या 3 नंबर का क्वेश्चन में आप कुछ नहीं पढ़े हैं, तो हम 3 नंबर का क्वेश्चन के लिए पूरे इकोनॉमिक्स का 5 वीडियो हम आप लोगों को कराए हैं, हिंदी इंग्लिश में, उसको कर लो। कर लेने से आपको 3-3 नंबर का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर चाहे वो मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, या मॉडल पेपर, ये जो परख है इसका भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, और बुक का भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि उसके लिए हम टोटल 120 क्वेश्चंस को करवाए हैं, लेकिन बाबू 120 क्वेश्चन को रट्टा थोड़ी ना मरवाए हैं, और ना आप लोगों को रट्टा मारना है, बस इसको समझना है। बस एक बार उन सारे वीडियोस को देख लो और मेरा यकीन करो 3 नंबर का क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा।
सारा का सारा क्वेश्चन आंसर आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा 3 नंबर में। ठीक है, हो गया ये चीज। तो 3 नंबर का क्वेश्चन कर लेना, हम नीचे इन सब का आंसर दिखा देंगे, अभी टेंशन नहीं लो। मेन मेन चीज हम बता दे रहे हैं जो न्यूमेरिकल है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या है हम पढ़ाए थे, पहले भी पढ़ाए थे, नीचे आंसर भी है। हम इसका ये आप लोगों को बता देते हैं। देखो न्यूमेरिकल, हाँ, क्वेश्चन नंबर 48 न्यूमेरिकल है, उसके बाद न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 51, इतना ही ना न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 48 और क्वेश्चन नंबर 51 न्यूमेरिकल है। ठीक है, चलो इसको बताते हैं। और ये सारा क्वेश्चन 5 नंबर का इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, जरूर करना। इन सब का आंसर हम नीचे दिखा रहे हैं, और इन सब का आंसर अगर हमसे मांगोगे तो हम अलग से भी अपना हैंड रिटन नोट्स का आंसर दे देंगे। ठीक है, कहाँ गया है भाई, कहाँ से स्टार्ट होगा ये? देखो अंतर से, देखो यहाँ भी देख लीजिए, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक के अंतर को देखो टेबल में बताया है ना, तो आप भी टेबल में बनाना। 4 अंतर दिखाया है, ट्राई करना आप भी 4 अंतर दिखा सके। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको जूम कर दे रहे हैं, नहीं तो बहुत छोटा हो जाएगा। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा होगा, हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है। ठीक, आगे यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है। अब देखो 45 में ये एक न्यूमेरिकल है, एमपीसी को ये समझाना था, ये एमपीसी का मीनिंग है। यहाँ पे हम आप लोगों को मेन चीज समझा दे रहे हैं, आपको जो एमपीसी के बारे में याद रखना है, इतना ज्यादा चीज को रट्टा मारने का जरूरत आप लोगों का नहीं है। ठीक है, तो एमपीसी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों का ध्यान देना। हम एमपीसी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, यानी कि उपभोग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय आय में परिवर्तन। अब यहां से एमपीसी निकालने के लिए डी मतलब ट्रेंगल डेल्टा सी और डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे? तो चलो हम लोग मान लेते हैं, हम लोग बस ये मान रहे हैं कि चलो ये एक उपभोक्ता है जिसका ये आय का मतलब वाई है, 0, 100, 200, 300, 400, बस हम लोग ये माने हैं, अपने मन से माने। और हम लोग ये भी मान ले रहे हैं कि उसका जो हम लोगों का उपभोग है यानी कि कंजम्पशन है, सी है, वो 100, 150, 200, 250 और 300 है। ये बस माने हैं, ध्यान रखना। ये आया कहां से? तो बस हम लोग अपने लिए इसको मान लिए, क्योंकि हमको वो निकालना है इसलिए। तो ये मान लिए। अब हम लोग यहां लिखते हैं आय में परिवर्तन यानी चेंज इन वाई। तो देखो यानी यहां पे पहले 0 था, तो यहां भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो ये 0 से 100 हो गया तो 100 रुपया परिवर्तन, 100 से 200 हो गया तो फिर 100 रुपया परिवर्तन, 200 से 300 हो गया तो 100 रुपया परिवर्तन, 300 से 4 रुपया हो गया तो फिर 200 100 रुपया परिवर्तन। क्लियर है? इसके बाद ये हम लोगों का क्या था, यहाँ पे ये उपभोग है, कंजम्पशन है। यहाँ उपभोग में परिवर्तन यानी कि चेंज इन कंजम्पशन। तो देखो पहले यहाँ पे इसको हटाओ, पहले यहाँ पे 100 है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, फिर ये 100 से 150 हो गया यानी कि 50 का परिवर्तन, फिर 150 से 200 हो गया तो 50 का परिवर्तन, 200 से 250 हो गया 50 का परिवर्तन, 250 से 300 हो गया 50 का परिवर्तन। बस ये माना गया है, माना गया है क्योंकि हमको ये चाहिए, हमको यही निकालने बोला था। अब हम लोग निकालते हैं एमपीसी। तो देखो एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेंगल टी डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी देखो यहाँ कितना है, डेल्टा सी कुछ नहीं है, डेल्टा वाई कुछ नहीं है, तो एमपीसी भी कुछ नहीं आएगा। ठीक, यहाँ डेल्टा वाई मतलब डेल्टा वाई, एक मिनट, हाँ, डेल्टा सी कितना है 50 है, और डेल्टा वाई कितना है 100 है। तो 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 आया, फिर 50 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.5, 50 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.5, 50 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.5। तो इस तरीके से हम लोग एक टेबल मान करके एमपीसी हम लोग यहाँ पे निकाल के दिखा दिए। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, जो न्यूमेरिकल है हम वो बता रहे हैं। ये 46 का आंसर है आपका प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर, जो हम पहले भी कई बार आप लोगों को करवाए थे। ठीक है, ये हम लोगों का परिवर्तनशील अनुपात का नियम के बारे में बोल रहा है। ठीक है, इसका ग्राफ अच्छा से कर लेना। इसके बाद हम लोग आते हैं आपका 48 नंबर पे, जो हम लोगों का न्यूमेरिकल था। थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं। 48 नंबर, तो देखो 48 नंबर में हम लोगों को क्या बोला था, पहले इसको समझना। 48 में हम लोगों को बोला था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए, और हमको पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है, देखो ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम बताते क्या थे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ट्रेंगल क्यू बाय क्यू इनटू पी बाय ट्रेंगल पी। इसी फॉर्मूला से सोल्व किया। तो हम लोगों का जो है वो ट्रेंगल क्यू जो है, पहले देखो पी हम लोगों का दिया था 8, फिर P1 हो गया 6, मतलब पहले P था 8 रुपया, फिर 6 रुपया हो गया, क्वांटिटी था हम लोगों का 32 रुपया, 42 रुपया हो गया। ठीक, तो पहले हम लोग देखो यहाँ पे निकाले ट्रेंगल P। तो ट्रेंगल P जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो ट्रेंगल P हम लोगों का निकलता है आपका P,
ट्रेंगल पी हम लोगों का निकलेगा P माइनस P1, यानी कि 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 रुपया, ये देखो 2 रुपया हो गया, 2 हो गया। ट्रेंगल क्यू निकाले, माइनस 10 आया, इसके बाद फॉर्मूला में डाल दिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोगों का यहाँ निकल करके आ गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है? और यही क्वेश्चन हम आप लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर पढ़ाते समय बताए थे और बोले थे कि न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो देखो न्यूमेरिकल मिल गया। ठीक है, तो ये तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नॉर्मल न्यूमेरिकल था, ये तो बन जाएगा। ये एकाधिकार फॉर्म के बारे में पूछ रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहे, एकाधिकार फॉर्म के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ये सब नहीं, हम लोगों को एक और न्यूमेरिकल करना है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 51 न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल का कितना नंबर क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 51, थोड़ा सा, हाँ देखो, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा अच्छा से दिखा पाए। हाँ देखो, कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोगों को 51 नंबर पे निकालने बोला गया है आपका एमपीसी। कुछ नहीं है, निकालने बोला गया है एमपीसी। लेकिन एमपीसी निकालेगा तो एमपीसी निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। जब के वैल्यू गुणांक से निकालते हैं तो होता है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो सबसे पहले हमको के का वैल्यू निकालना है, तो पहले हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे। तो के का वैल्यू हम लोगों का होता है चेंज इन इनकम, यानी आय में परिवर्तन, डिवाइडेड बाय विनियोग में परिवर्तन, यानी चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ये दोनों ही चीज दे रखा है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हम लोगों को ऑलरेडी दे रखा था, हम लोगों का जो चेंज इन वाई है वो हम लोगों का दे रखा था 1600, लिख दिए 1600। इसके बाद चेंज इन यानी कि डेल्टा आई जो है वो भी हम लोगों का दे रखा था 400। तो इन दोनों को डिवाइड करके पहले देखो यहाँ पे के निकाला गया है। पहले दोनों को डिवाइड करके क्या निकाला, के निकाला। तो के हम लोगों का जो है वो कितना आ गया निकाल के 400, एक मिनट, 1600 डिवाइडेड बाय 400, तो के हम लोगों का निकल के आ गया 4। अब एमपीसी निकालना है, यानी के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो यहां बताओ के का वैल्यू हम लोग का 4 आया, इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 माइनस 4 एमपीसी इज इक्वल टू 1, यानी कि ये हम लोगों का हो गया यहाँ पे -4 एमपीसी इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो -3, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि एमपीसी इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, है देखो 3/4, और लास्ट में काट के कितना आया 0.75, कितना आया काट के 0.75 लास्ट में काट के आया। ठीक है, तो इस तरीके से निकाले हैं। सबसे पहले के का वैल्यू निकाले, सबसे पहले किसका वैल्यू निकाले, के का वैल्यू। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा और हम साइड कर देते हैं। सबसे पहले के का वैल्यू निकाले, के आया कितना 4। इसके बाद फिर के का वैल्यू डाल के एमपीसी का वैल्यू हम लोग निकाल दिए। ठीक है, के का वैल्यू निकालने के लिए सारा चीज यहाँ पे हम लोगों को दिया गया था, इस तरीके से हम लोग निकाल देंगे। तो 2 न्यूमेरिकल दिया है, एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का और एक दिया है निवेश गुणांक का, यानी कि मल्टीप्लायर का। तो ये दोनों ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप लोग जरूर अच्छा से प्रैक्टिस करोगे। आया समझ में? ठीक है, उतना ज्यादा न्यूमेरिकल के पीछे नहीं भागना कि भाई कितना कितना न्यूमेरिकल पूछेगा, कहाँ कहाँ से पूछेगा, तो उसके लिए आप लोग परेशान नहीं होना। इतना न्यूमेरिकल कम से कम आप लोग कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से सेट 1 हम लोगों का हो गया। अब आप लोग बोलोगे कि सर लॉन्ग क्वेश्चन तो थ्योरी वाला आप करा ही नहीं। तो सिंपल बात है, 1 शॉर्ट वीडियो में हम करवाए हैं, और यहाँ अगर थ्योरी करवाएंगे तो बहुत ज्यादा समय चला जाएगा। तो सबसे अच्छा है जो हम आप लोगों को 3-3 नंबर का 5 वीडियो आप लोगों को डाले हैं, उसको देख लो, प्लस 5-5 नंबर के लिए 5 वीडियो लेकर के आएंगे, उसको देख लो। उसको देख लेने से आपका सब चीज कवर हो जाएगा। बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएगा, मॉडल पेपर कवर हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर हो जाएगा, यहां तक कि मॉडल पेपर परख भी आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो इसलिए उसको आप लोग जरूर करना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग नेक्स्ट मतलब कि नेक्स्ट मॉडल पेपर को हम लोग सोल्व करेंगे।